Hi, good afternoon, everyone. So, we are back with our series on Master the Differences in the Indian Evidence Act. Today, we are doing the part 2 of it. I am Unnati Srivastava, done my Masters in Law from NLU Delhi, and आप बाकी information मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं. Before we begin the session, please like and share the session and also press the bell icon and subscribe to the channel. Wish you all a very happy new year and आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए. एंड गुड आफ्टरनून सोमराज, गुड आफ्टरनून अवधेश. ऑल्सो यू कैन गेट एक्सेस टू आइकॉनिक, जहाँ पे आपको मिलती है लाइव डाउट सॉल्विंग, वन ऑन वन लाइव मेंटोरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज और सारी बेनिफिट्स प्लस के. नाउ वी हैव दिस वन बैच विच इज द रैपिड रिवीजन बैच फॉर MP, महाराष्ट्र एंड ओडिशा. ये बैच स्टार्ट हो रहा है सॉरी 5 जनवरी 2022 को एंड ये बैच आपका 3 महीने का है. सो आप यूज कर सकते हैं कोड उन्नति लाइव एंड आज अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा 22% डिस्काउंट बिकॉज न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफर इज गोइंग ऑन करेंटली. और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक का जो 1 महीने से ज़्यादा का है तो आपको मिलेगा 22% डिस्काउंट. सो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. जब आप किसी भी बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप 3 मंथ्स के लिए इस बैच को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू यूज द कोड उन्नति लाइव. गुड आफ्टरनून श्याम, गुड आफ्टरनून मुकेश. ऑल्सो मेरी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती हैं. वो क्लासेस हैं 11 AM और 6 PM को. आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. ऑल्सो आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और जो भी मेरी क्लासेस होती है उनको लाइव अटेंड कर सकते हैं. सो क्लासेस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट पे. एंड हम लोग वहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशंस करते हैं. गुड आफ्टरनून मनीषा. सो यू कैन अटेंड दीज क्लासेस लाइव एज वेल एंड वहाँ पे भी लाइव डाउट सॉल्विंग होती है. ऑल्सो आप ये एक्सेलरेट 1.0 की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टेस्ट सीरीज है और ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है. सारे ही स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स के हिसाब से इसे बनाया गया है. सो दिस इज द स्केड्यूल फॉर दिस. एंड ऑल्सो you can also join Unacademy's टेलीग्राम चैनल जो कि यहाँ पे है और आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम लोग काफ़ी सारे डिफरेंसेस को देखेंगे. एडमिशन और कन्फेशन के बीच के डिफरेंस को देखेंगे, एडमिशन और एस्टॉपल के बीच के डिफरेंस को देखेंगे. देन वी विल ऑल्सो लुक एट लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिग्विटी के डिफरेंसेस को, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें करेंगे. आज इंडियन एविडेंस एक्ट के ये जो हम लोग देख लेंगे तो वील कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो इसके बाद हमें दूसरा सेशन नहीं करना पड़ेगा एंड फिर कल से आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या CPC शुरू करने वाले हैं. सो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ एक्चुअली एडमिशन क्या होता है. सो अगर हम सेक्शन 17 को देखें, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्चुअली डिफाइंस एडमिशन एंड एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, विच सजेस्ट एन इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट. मतलब कि एक एडमिशन मैं कर सकती हूँ रिगार्डिंग अ रेलिवेंट फैक्ट और अ फैक्ट एंड इशू एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर एंड आफ्टर मेंशन. मतलब उसमें 18 to 23 जो सेक्शंस हैं उसमें बताया गया है कि इन सर्कमस्टांसेस में बनाए गए स्टेटमेंट्स को जो कि एक रेफर करते हैं किसी फैक्ट एंड इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट को, वो चीजें एडमिशन कहलाएंगी. नाउ व्हाट इज एक्चुअली एडमिशन. एडमिशन का मतलब अगर मैं आपसे नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एडमिशन का मतलब ये है कि मुझे कुछ पता है किसी रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के बारे में और मैं उसे एडमिट कर लेती हूँ. ठीक है, मैं उसे एडमिट कर रही हूँ, ये एडमिशन होता है. जब हम कन्फेशन पे जाते, जिसकी पूरी इलैबोरेटली बात इंडियन एविडेंस एक्ट में की गई है सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 23 में, जब हम कन्फेशन पे जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं और एडमिशन ऑफ अ गिल्ट. लेट्स से मैं एक अक्यूज्ड हूं और मैं अपनी गिल्ट को एडमिट करती हूं, सो दैट वुड बी अ कन्फेशन. तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एडमिशन इज अ जीनस
एंड कन्फेशन इज अ स्पेशी, क्योंकि एक बड़ी सी यूनिट से हम लोग थोड़ी सी छोटी सी यूनिट पे आ रहे हैं. गुड आफ्टरनून नुन्ना. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो एडमिशन एक लार्जर यूनिट है, जिसका मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट ओरल डॉक्यूमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया गया, जिसको जो एक रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को रेफर करता है. और वहीं जब हम कन्फेशन की बात करते हैं तो एडमिशन ऑफ अ गिल्ट वुड बी अ कन्फेशन. जहां तक देखा जाए तो कन्फेशन कहीं भी डिफाइन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट 24 to 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक्चुअली डील्स विद इट. सो ये तो वो सेक्शंस हैं जिनको आपको इसके रेफरेंस में याद रखना है. तो एक बार कन्फेशन को भी पढ़ते हैं. कन्फेशन is not defined anywhere under the act, but the confession comes under the topic of admission. Confession is an admission made at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed the crime. तो मैंने जो आपको बात बताई कि admission of a guilt would be confession, right? In short, आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं that admission of a guilt would be confession. Now, ये इस अभी जो हमने डिस्कशन किए, हमने इसी में बहुत सारी बातों को सीख लिया है कि एडमिशन कोई भी पर्सन कर सकता है, जबकि कन्फेशन सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने कोई क्राइम किया होगा. आप कन्फेशन एक क्राइम का करते हो, जबकि एडमिशन आप किसी भी बात का कर सकते हो जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से रिलेट करती है, राइट? दूसरी बात हम देखें तो हमने बहुत क्लियरली बोला कि एडमिशन एक क्राइम, कन्फेशन एक क्राइम का होता है. मतलब कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग से ही रिलेट करेगा और एडमिशन क्या है, दोनों चीजों से रिलेट कर सकता है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. सो हैविंग अंडरस्टूड दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स लुक एट द डिफरेंसेस दैट वी हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस. गुड आफ्टरनून फौजिया. Wish you all a very happy new year and a lot of happiness to all of you. Have a very blissful year and I hope आप सब लोगों का जो भी एम है 2022 के लिए वो पूरा हुए, बट उसके लिए मेहनत आज करनी पड़ेगी एंड आई होप आप सब अपनी मेहनत आज अच्छे से कर रहे होंगे. चलिए, नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशंस. सो पहला देखते हैं. आई होप आपको कन्फेशन और एडमिशन दोनों का मीनिंग समझ में आया होगा. उसके रिस्पेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है. उसके जो सेक्शंस उससे रिलेट करते हैं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन यूजुअली डील्स विद द सिविल प्रोसीडिंग्स, जैसी मैंने आपसे बात करी, and section 17 specifically deals with the definition of admission, while the concept of confession usually deals with the criminal proceedings and there is no such specific section defining confession. Also यहाँ पे ऐसा नहीं है कि admission criminal proceedings में नहीं हो सकता, तो दोनों ही चीजों में होता है. बट हाँ, usually अगर हम देखेंगे तो admission एक चीज है जो relate करती है civil proceedings से. Then if we move forward, we look at मोर ऑफ नहीं मुकेश, अच्छा हाँ वो आप सेक्शन वैसे बता रहे हो, ठीक है. Now second, admission usually relates to civil transactions and comprises all statements amounting to admission defined under section 17 and made by persons defined under 18, 19, 20 and on the other hand confession is a statement made by an accused person. जो मैंने आपको बात बताई थी कि confession सिर्फ accused ही कर सकता है पर admission कोई भी कर सकता है, by an accused person which ought to be proved against him in criminal proceeding to establish the commission of an offense. Third, admission are not conclusive as to the matters admitted, but it may operate as an estoppel. Now you will tell me कि ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट की. ये सेम बात एक सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखी हुई है जो आप मुझे बताएंगे. On the other, confession is deliberately and voluntarily made, may be accepted as conclusive of the matter confessed. So confession जो है obviously अगर वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो प्रूव हो जाता है कि ये वॉलंटरली बनाया गया था, ये कन्फेशन सच्चा है, तो फिर वो कंक्लूसिव भी हो सकता है. करेक्ट जयदीप, इट्स सेक्शन 31, वेरी गुड. और लेकिन एडमिशंस कभी भी कंक्लूसिव नहीं होते, वो सिर्फ एस्टॉपल की तरह काम कर सकते हैं. Admissions may be used on behalf of the person, बहुत इंपॉर्टेंट है, behalf of the person making it. कुछ circumstances दिए हैं जिसमें admissions
ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन में, जैसे कि सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, या फिर किसी और सेक्शन में अपने आप ही अगर वो फॉल कर जाते हैं तो, राइट। और ये लिखा है आपका सेक्शन 18 में, यहाँ पे बताया है कि यूजुअली जो हमें रूल पता है एडमिशन का वो ये है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स कभी भी एडमिशन नहीं होते, बट सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट गिव्स यू अ फ्यू सर्कमस्टांसेस जिसमें even a self-serving statement can act as an admission and it will be relevant. So कुछ स्टेटमेंट सेल्फ सर्विंग हो सकते हैं, वो एडमिशन हो सकते हैं अंडर द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. While on the other hand, confession always go against the person making it. But confession हमेशा उस person के against ही जाएगा क्योंकि वो admission of a guilt कर रहा है. Then moving forward, admission made by one of the several plaintiffs defendants in suit is not an evidence against other plaintiff defendants obviously. एक admission अगर मैं करती हूँ तो वो किसी और के अगेंस्ट नहीं जाता है, राइट? वो किसी और के अगेंस्ट एविडेंस नहीं है क्योंकि मेरा admission मेरे लिए है, राइट? On the other hand, confession made by one or two or more accused jointly tried for the same offense can be taken into consideration against the co-accused. Now you tell me which section are we talking about here? जहाँ पे joint trial होता है दो accused का एक ही crime के लिए, तो उनका जो co-accused का जो confession होता है वो एक दूसरे के against हम use कर सकते हैं कि कौन से section of Indian Evidence Act में लिखा है. Then let's move to the sixth point. In admission, statement made either oral, written or in electronic form gives inference about the liability of a person making it. On the other hand, confession is the statement written or oral which is direct admission of guilt. तो दोनों की जो gravity है उसमें difference है. Admission क्या है? सिर्फ एक inference है, जबकि एक इन्फरेंस है किसी लाइबिलिटी का, जबकि जब हम कन्फेशन की बात करते हैं तो वो रिटन या ओरल एडमिशन ऑफ अ गिल्ट होता है. आप लोग ने मुझे बताया नहीं कि जॉइंट को अक्यूज्ड का एविडेंस, को अक्यूज्ड के कन्फेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा सेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है. It would be very good if you could tell me. Otherwise मैं आपको बता देने वाली हूँ. It's homework for you. आप जाके खुद इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे कि कौन से सेक्शन की बात मैं आपसे कर रही थी. Then 7 point is confession may be admissible on the promise of secrecy. It's not section 29, Jaideep. It's not section 29. Section 29 नहीं करता है इस चीज की बात. थोड़ा सा चूक गए आप. Confession may be admissible on the promise of secrecy, while in admission it is not relevant on this behalf. So कन्फेशन अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में भी बनाया जाता है, करेक्ट जयदीप, इट्स सेक्शन 30. कन्फेशन अगर सीक्रेसी में भी बनाया जाता है तो भी वो रेलिवेंट होता है, जबकि एडमिशन सीक्रेसी में बनाया हुआ रेलिवेंट नहीं होगा. देन एडमिशन मेड इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर मे बी रेलिवेंट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एडमिशन आप पुलिस ऑफिसर के सामने भी बना सकते हैं, गुड आफ्टरनून शकील, एंड वो रेलिवेंट होता है, बट कन्फेशन मेड इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर जनरली इज नॉट रेलिवेंट. ऑब्वियसली एक कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने बनाया हुआ रेलिवेंट नहीं होता है, अगर आपने मैजिस्ट्रेट के सामने ही बनाया होगा तभी वो रेलिवेंट होगा. ओके, कंफ्यूजन था 29 और 30 में, कोई बात नहीं. नाउ सो व्हाट वी कैन से अबाउट कन्फेशन एंड admission. According to the established theories in law, all admissions are not confessions, but all confessions are admissions. जो मैंने आपको बात बताई थी कि all confessions, हर एक confession जो है वो admission होगा. This is the clear representation of admission and confession के relationship में, क्योंकि all confessions are admissions, but few admissions, ये वाले जो admissions हैं ऑब्वियसली ये कन्फेशंस नहीं है, ठीक है. तो हर कन्फेशन एडमिशन होता है, बट हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता है. एंड आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. इफ द स्टेटमेंट इज फाउंड टू बी एन एडमिशन, इट शैल बी admissible under section 21, and if it amounts to a confession, it shall be admissible under section 24 to 30. A confession is a statement made by an accused person which is sought to be proved against him in criminal proceedings, establishes the commission of offense by him, whereas an admission usually relates to civil transactions and comprises all statements amounting to admission defined under section 17 and made by person mentioned under section 18, 19 and 21.
and 20, right? So having discussed this, I think ये टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया और कर लिया, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब हमने देखो एडमिशन को इतने अच्छे से समझा था, तो एडमिशन और स्टॉपल के बीच का डिफरेंस समझने में कुछ खास प्रॉब्लम होगी नहीं. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वुड जस्ट एक्सप्लेन यू कि एस्टॉपल क्या होता है. जिसको नहीं पता है वो उनको मैं बता दे रही हूँ. सपोज ये एक पर्सन है और इन्होंने एक इंफॉर्मेशन इस पर्सन को दी. उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोच के इस पर्सन ने डिसाइड किया कि मैं कुछ तो एक्ट करूंगा. इस पर्सन ने इनकी जो इंफॉर्मेशन थी, या इंफॉर्मेशन कह लीजिए, या इनके द्वारा किया गया कोई प्रॉमिस था, उस पे रिलाय करके इन्होंने अपने किसी डिसीजन को बनाया. फॉर वेरी सिंपल, जैसे कि कोई ये पर्सन ने इस पर्सन को बोला कि आप मेरे घर में आके रह सकते हो, और उसकी वजह से जिस घर में ये रहते थे उन्होंने ये घर छोड़ दिया. ठीक है, तो क्या हो रहा है, इनके किसी रिप्रेजेंटेशन की वजह से इन्होंने अपनी पोजीशन में चेंज किया है. नाउ अब इन्होंने अपनी पोजीशन में चेंज कर लिया है, तो ये पर्सन जो है ये अपनी बात से मुकर नहीं सकते, क्योंकि ये होंगे एस्टॉप्ड. इसको कहते हैं एस्टॉपल, कि आपको हमने, अब आप पे रोक है, अब आप अपनी बात पे वापस नहीं जा सकते, रिट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने स्टेटमेंट से. राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ एस्टॉपल. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं. Now, admission क्या है? An admission is a statement, oral or documentary, which suggests an inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the parties to the suit under certain circumstances. ये हमने अभी ही पढ़ा था. एस्टॉपल क्या होता है? एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस. बहुत डिफरेंस है दोनों में. आप इसको सिर्फ ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एडमिशन इज नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस, बट एस्टॉपल क्या है? एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस विच प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्टिंग हिज फॉर्मर रिप्रेजेंटेशन और कंडक्ट, जो मैंने आपको भी समझाया, विच प्रोवाइड्स नो वन शैल बी अलाउड टू स्पीक और बिहेव कॉन्ट्ररी टू दैट हिज अर्लियर स्टेटमेंट. अभी हमने पढ़ा था एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं. एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव. इट कैन बी रिबटेड अगेंस्ट देयर मेकर्स एंड दोज क्लेमिंग अंडर देम बाय पॉजिटिव प्रूफ. जबकि एस्टॉपल क्या होता है? एस्टॉपल ऑब्वियसली एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है. ठीक है, in some circumstances the admission of the third person binds the parties to the suit, that is section 90 and 20 of Indian Evidence Act. Estoppel only operates against the person making representation and his legal representative. जिसका मतलब कि एस्टॉपल में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता. जबकि जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो उसमें कई बार थर्ड पर्सन के द्वारा भी एडमिशन जो थर्ड पर्सन के द्वारा बनाया गया होता है वो भी आपको कई बार बाइंड कर सकता है. Admission is a weak kind of evidence, जबकि estoppel is regarded as a decisive evidence of high quality. ठीक है, यहाँ पे estoppel की स्पेलिंग बहुत ही गलत लिखी है. I'll just correct it. Okay, estoppel. Person making admission is not necessarily induced. जबकि इसको समझिएगा, एडमिशन बनाते वक्त आपको इंड्यूस किया कि नहीं किया डजंट मैटर, बट जब आपने एस्टॉपल में रिप्रेजेंटेशन जो हुआ था उसकी वजह से वो पर्सन ने अपनी लीगल पोजीशन को चेंज किया होगा, तो यहाँ पे एस्टॉपल हमेशा इंड्यूसमेंट के साथ आता है. ओके, The rules regarding admission is laid down under section 17 to 23 and section 31 of the Indian Evidence Act. जबकि rule regarding estoppel 115 और 116 और 117 में भी दिया है Indian Evidence Act का. Now I hope this is clear to everyone. So let's move to the third topic today, which is difference between confession of co-accused and evidence of accomplice. अब एक बार पहले बिफोर वी इवन मूव फॉरवर्ड हमें ये समझना जरूरी है कि अकम्प्लिस कौन है, को अक्यूज्ड कौन है. को अक्यूज्ड वो है जिसने दोनों पर्सन ने साथ में मिलके ऑफेंस किया, ये को अक्यूज्ड हो गए. ये पर्सन जो को अक्यूज था ऐसा हो सकता है कि इसने ये अप्रूवर बन सकता है. अप्रूवर कौन होता है? गवर्नमेंट अप्रूवर होता है, राइट. हम लोग इसको बोलते हैं वो पर्सन, मतलब हो सकता है ये तुम्हारे साथ इसने कोई क्राइम किया और ये तुम्हारा अकम्प्लिस हो,
तो हो सकता है ये अप्रूवर भी बन सकता है, मतलब ये गवर्नमेंट का साथ देने लग जाए, उनको कोई एविडेंसेस तुम्हारे खिलाफ देने लग जाए तो वो अप्रूवर बन जाता है। और अकम्प्लिस भी का यही मतलब है कि अकम्प्लिस तुम्हारे साथ ये पर्सन था, ठीक है, तुम्हारे इसने अकम्प्लिस क्या होता है, मैंने तुम्हारे साथ वो चीज को कमिट किया। सो एन अकम्प्लिस इज अ पर्सन हु हैज टेकन पार्ट इन द कमिशन ऑफ अ क्राइम अलोंग विद अदर्स। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन, then everyone participating in the commission of such offense is an accomplice. Section 133 of the Indian Evidence Act defines accomplice. Accomplice is neither defined nor used in the Criminal Procedure Code, but is usually applied to a person supposed to be directly or indirectly concerned in or privy to an offense to whom a pardon is granted under Section 306. कौन सा? Of CRPC. With a view to secure his testimony against another person guilty of the offense. Who is a co-accused? The other persons who are charged on information with the other are co-accused. मतलब accomplice और co-accused बात एक ही है, लेकिन accomplice जो है वो तुम्हारे साथ अब ट्रायल पे नहीं है, ठीक है। The other persons who are charged on information with the other are co-accused. In joint defenses for conspiracy cases, the confession of a co-accused can be used as evidence against them, but the general rule is that evidence of the co-accused should not be considered because such evidence is tainted as he was a corroborator in the commission of the crime. Now, let's move to इन दोनों के differences को समझते हैं। डिफरेंस हमें किसमें समझना है, आपको ये भी ध्यान देना होगा, जो क्वेश्चन मैंने देखा था पेपर में वो था एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस एंड कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको को-अक्यूज और अकम्प्लिस का डिफरेंस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कन्फेशन ऑफ अ को-अक्यूज और एविडेंस ऑफ अ अकम्प्लिस, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसके डिफरेंस को समझते हैं। द अकम्प्लिसेस कैन गिव एविडेंस ऑन ओथ बट द को-अक्यूज डज नॉट गिव कन्फेशन ऑन ओथ। क्यों? क्योंकि अकम्प्लिस कहाँ पे आके अपना एविडेंस दे रहा है, जब वो कोर्ट में आ गया, जब वो ट्रायल पे आ गया, जबकि को-अक्यूज जो है वो कन्फेशन देता है मैजिस्ट्रेट के सामने, राइट। सो ये ओथ पे नहीं हो रहा है, और कभी भी कन्फेशन जो है वो ओथ पे नहीं दिया जाता है, जबकि एविडेंस हमेशा ओथ पे दिया जाता है। एविडेंस वर्ड का ही मतलब है कि वो ओथ पे दिया जा रहा है, और कन्फेशन कभी ओथ पे नहीं दिया जाता। उसके अपने रीजंस है कि कन्फेशन अगर आप ओथ पे लोगे तो हमेशा उसमें एक फियर एलिमेंट रहेगा, तो वो कभी ओथ पे, और इनफैक्ट ओथ्स एक्ट के अकॉर्डिंग अक्यूज्ड को आप कभी ओथ नहीं दिला सकते एक्सेप्ट लाइक इन अ फ्यू सर्कमस्टांसेस। हम लोग जब सेक्शन 315 सीआरपीसी देखते हैं तो वहां पे अक्यूज को भी ओथ दिलाई जाती है जब वो एविडेंस देना चाहता है, तो अदरवाइज आप अक्यूज को कोई ओथ नहीं देते, ठीक है, मतलब कि जब वो अपना कन्फेशन बना रहा है। देन अकम्प्लिस एविडेंस इज गिवन बिफोर द कोर्ट बट द कन्फेशन ऑफ अक्यूज मे बी बिफोर एनी पर्सन एक्सेप्ट पुलिस, जो मैंने आपको बताया। अकम्प्लिस का जो एविडेंस है वो हमेशा कोर्ट के सामने हो रहा है, बट कन्फेशन जो है वो मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। Accomplice evidence can be tested by cross-examination, whereas the co-accused cannot be tested by cross-examination. So ये बहुत important point है कि accomplice का जो evidence है उस पे cross-examination होगा, co-accused के जो confession है उस पे कोई cross-examination नहीं होता है। Conviction can be purely based on the accomplice evidence, but there can be no conviction which is completely based on the confession of the co-accused. Obviously ये तो evidence act में ही हमने पढ़ा है। The testimony of an accomplice is ordinarily treated as the foundation of the prosecution story, because accomplice का मतलब ही क्या है कि हम अब prosecution का साथ दे रहे हैं, हमें offense के बारे में पता है but हम prosecution का साथ दे रहे हैं। So the testimony of an accomplice is ordinarily treated as the foundation of the prosecution story. The confession of a co-accused on the other hand cannot be the basis of a prosecution case, right? फिर ये समझने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। ये एक बहुत ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, सो इसको समझना और देखना जरूरी है। सो ये तीन है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस, री। अगर मैं आपको ऐसे भी पूछूंगी तो ऑफ कोर्स आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बता लेंगे, बट एक बार इनको पढ़ना भी जरूरी है। सो एग्जामिनेशन इन चीफ इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस व्हिच इज डन बाय द पार्टी
who filed the suit or case in the court. ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ आपकी अपनी पार्टी के द्वारा किया जाता है, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस व्हिच इज डन बाय द एडवर्स पार्टी. तो इनके बीच में तो डिफरेंस हो गया. री एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस व्हिच इज डन बाय द पार्टीज टू रिमूव. अब उसका पर्पस बता रहे हैं कि to remove incompatibility which arises during examination in chief and cross. Re-examine भी आप अपनी ही पार्टी को करते हो, बट इसलिए करते हो अगर एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस के समय पे कुछ गड़बड़ हो गया तो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए आप री एग्जामिनेशन करते हो. Examination in chief is the first step in the examination process, obviously. Cross is the second step and re is the last step. Third point, the purpose of examination in chief is to bring out the facts and is generally done with statements under oath of a witness in the court. Purpose क्या है? वही purpose हमने re को already discuss कर लिया. एग्जामिनेशन इन चीफ का जो सबसे पहला एग्जामिनेशन होता है जिसमें जो मुद्दा है उसको पटल पे लाने के लिए, जो कहा जाता है हिंदी में दैट्स अ वर्ड, उसको ऊपर लाने के लिए जो हम लोग करते हैं, बेसिकली जो कंट्रोवर्सी को बाहर लाने के लिए किया जाता है, वो एग्जामिनेशन चीफ होता है. द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द विटनेस. ऑब्वियसली क्रॉस में आपको तभी करती हूँ जब मुझे आपकी सच निकालना है बाहर, राइट? The purpose of re-examination is the examination of a witness which is done by the parties to remove incompatibility which arises during the examination in chief and cross-examination and to clarify the points so raised during the cross-examination. जब हम चीफ की बात करते हैं, this is हम यहाँ पे चीफ है और यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे री है. So no leading question may be asked without permission of the court in examination in chief. Freely ask leading questions in the cross examination. No leading question may be asked in the examination and cannot introduce new matter without permission of the court. ठीक है? It is a part and package of a judicial proceeding. It is essential to pull out the truth and also essential part of judicial proceeding. It is not necessary in the examination. ये जरूरी नहीं है, ये दोनों जरूरी हैं. जब हम लोग कहते हैं जब आपको क्रॉस और एग्जामिनेशन इन चीफ करने का मौका दे दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि एविडेंस सही तरह से लिया गया है. री तो इज लाइक अ ऑप्शनल स्टेज. इफ यू वांट टू डू री यू डू री, अदरवाइज नहीं. लेकिन ये दोनों आपको करना पड़ेगा, चीफ भी करना पड़ेगा और क्रॉस भी करना पड़ेगा एविडेंस को पूरा होने के लिए. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लुक एट द लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिग्विटी, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड प्लीज पुट इन द कमेंट्स सेक्शंस. बताइए मुझे जो लेटेंट और पेटेंट से डील करते हैं. What are the sections which deal with latent and what are the sections which deal with patent ambiguity under the Indian Evidence Act? मैं तब तक आपको पढ़ा रही हूँ. So जब हम patent ambiguity की बात करते हैं, वर्ड में ही है. पेटेंट का मतलब होता है जो आपको ऊपर से दिख रहा है और लेटेंट का मतलब होता है जो ऑब्वियसली आपको ऊपर से नहीं दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको डीप में जाना पड़ेगा उसको समझने के लिए. सो व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज सो अनसर्टेन एंड इफेक्टिव दैट नो मीनिंग कैन बी ग्रांटेड टू द डॉक्यूमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज पेटेंट एम्बिग्विटी. देखो दो चीजें होती है. हो सकता है एक डॉक्यूमेंट हो उसमें साफ साफ कुछ ब्लैंक्स छूटे हुए, इसको हम कहेंगे, इसको दिस वी विल से इट इज पेटेंट एम्बिग्विटी. ओके, लेकिन एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें सब कुछ प्रॉपरली लिखा हो बट कुछ अंदर की कोई बात हो जो आपको समझ नहीं आ रही इसको पढ़ने से, दैट इज लेटेंट. सो पेटेंट का मतलब होता है वहां पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं जो साफ आपको दिख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम है. इसीलिए पेटेंट में ओरल एविडेंस देना अलाउड नहीं होता है इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि इट इज अ पेटेंट एम्बिग्विटी. जब वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने रखा था तब आपने क्यों नहीं उसके बारे में कुछ सोचा? जब आप उसको साइन कर रहे थे, जो आपको सामने दिख रहा है कि इसमें ब्लैंक्स है, वो क्यों है ब्लैंक्स, राइट? यूजुअली इन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक्चुअली ट्राइज टू फिल दोज ब्लैंक्स इन एवरीथिंग, बट उसमें आपको ओरल एविडेंस देना अलाउड नहीं होता है. तो पेटेंट ये हो गया when the language of a document is certain and meaningful but the document makes no relevance in the present circumstance when it is a latent ambiguity. तो मतलब ऊपर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है बट जो circumstances दिए हैं वो उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है, that is latent ambiguity.
Then when we look at patent, the patent ambiguity is personal in nature and is related to the person executing the document. The latent ambiguity is of objective nature and it is related to the subject matter and object of the document. मतलब पेटेंट एम्बिग्विटी क्या हो सकती है, काफी गलती पर्सनल लेवल पे हो सकती है. लेटेंट एम्बिग्विटी क्या है, एक लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स है. Then patent ambiguity, oral evidence is not allowed for the removal of patent ambiguity. जैसे मैंने आपको बताया, to remove latent ambiguity, oral evidence is allowed. और ये सबसे बड़ी बात है. Okay, फिर patent ambiguity में the rule on which the patent ambiguity is based is that the patent ambiguity makes the document useless. Giving oral evidence in case of latent ambiguity is based on the principle that latent ambiguity does not make a document useless. Very very important. भाई जिस डॉक्यूमेंट में साफ साफ सीधे सीधे दिख रहा है कि कुछ तो ब्लैंक स्पेसेस एंड एवरीथिंग है, वो तो यूजलेस डॉक्यूमेंट है वैसे ही. बट लेटेंट एम्बिग्विटी में आपके पास स्कोप है उस चीज को ठीक करने का, वो एक अनमीनिंग बात को मीनिंगफुल बनाने का. ओके फिर जब हम पेटेंट एम्बिग्विटी को देखते हैं तो पेटेंट एम्बिग्विटी इज ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इज एविडेंट फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ. एंड लेटेंट एम्बिग्विटी इज नॉट एविडेंट फ्रॉम प्राइमा फेसाई इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसमें प्राइमा फेसाई कुछ नहीं दिख रहा है एम्बिग्विटी जब हम पेटेंट एम्बिग्विटी की बात कर रहे हैं. बट जब हम लेटेंट एम्बिग्विटी की बात करते हैं तो प्राइमा फेसाई इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट इट बिकम्स अपैरेंट व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस. तो उसमें प्राइमा फेसाई नहीं दिखता है लेटेंट एम्बिग्विटी में. देन जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट एम्बिग्विटी डील करती है सेक्शन 93 में और ये डील करता है 95 टू 98 में. ये आपको लिखना नहीं होता एग्जाम में, बट ये आपकी नॉलेज के लिए है. ओके सो ये हमने सारे पढ़े, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है. ये इंपॉर्टेंट है. अंडर सेक्शन 20, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट से भी अगर आप इसको रिलेट करना चाहो, कभी कभी अच्छा होता है दो सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिलेट करना, ऑल्सो वर्क्स इन योर फेवर समटाइम्स. सो अंडर सेक्शन 29 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन अग्रीमेंट बेस्ड ऑन पेटेंट एम्बिग्विटी इज वॉइड. जो एम्बिग्विटी दिख रही है वो वॉइड होता है. मैं भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल ले रही थी यहाँ पे. जब लेटेंट ambiguity की बात करते हैं तो here an agreement based on latent ambiguity is valid if the uncertainty is removed. And ये सब हमने डिस्कस कर लिया. So this is what I wanted to discuss with you today. I hope आपको समझ में आएगा. एक बार क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या क्या चीजें आज पढ़ी हैं. हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, उसके बाद ये हमने अच्छे समझा. देन वी लुक्ड एट डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड एस्टॉपल. Then we looked at difference between the confession of a co-accused and evidence of accomplice, and we also looked at re-examination, cross and examination in chief ka difference, and we also looked at latent and patent ambiguity. So if there is any doubt, please go on and ask your questions. This is all we had to do in Evidence Act. और हमने 2 क्लासेस करे हैं इसके. एक हो चुका है पहले, पिछले वेंसडे को हुआ था, मतलब कि दिसंबर में वेंसडे को हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है. सो आपका मोर और लेस एविडेंस एक्ट में जितने भी डिफरेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूरे हो गए हैं यहाँ पे. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट टुमारो. सो ऑल द वेरी बेस्ट. बेटा बुक फॉर एविडेंस वुड बी, एक है सारथी, देन अवतार सिंह, you can go for Avtar Singh. Then there is also Batuklal. जस्टिस मुनीर की किताब आती है, वो भी ले सकते हैं. These would be my suggestions for Indian Evidence Act. All right. So I think I'll take your leave. Before you leave the session, please like and share the session and press the bell icon also and subscribe to the channel. Thank you.